हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकंड के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। पेपर सेकंड का नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में 100% फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिक्रम उत्क्रमणीय है। जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ लो, और जिनको हिंदी में पढ़ना है वो बच्चे हिंदी में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परिक्रम उत्क्रमणीय है, सी पे टिक लगा दो। समतापी संपीड़न जो होता है वो उत्क्रमणीय होता। ठीक है सर, आगे पढ़ाओ, आगे बताएं। अरे यार, तुमसे बढ़ के कोई चीज़ हो सकती है भाई। चलिए, उष्मागतिकी की तृतीय नियम, अरे वाह, उष्मागतिकी की तृतीय नियम किससे संबंधित है। क्या शानदार लिखा है, वाह क्या शानदार लिखा है ये। तो ये हमेशा पूर्ण एंट्रोपी के नियम से संबंधित होता है, और ये नियम आपको याद भी है कि उष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या होता है। किस किस को याद है? अरे यार भैया, चल हमें ना पता, बस इतना पता, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपने सी बता दिया और यही राइट है बस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉमन यूनिट फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हमेशा किलो जूल यानी कि किलो जूल प्रति मोल, ये वाली किलो जूल प्रति मोल है ना। चलिए झूल मत पढ़ना बेटा, जूल पढ़ना इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन उष्मागतिकी में एक अवस्था फलन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्टेट फंक्शन इन थर्मोडाइनमिक्स। हिंदी से बढ़िया तो यार मुझे लगता है इंग्लिश बढ़िया पढ़ने में, और है भी। फिजिक्स और केमिस्ट्री जितनी ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ोगे उतनी ज़्यादा समझ में आएगी। अब स्टेट फंक्शन जो है ना, इसमें जो ये एंथैल्पी देख रहे हो और जो ये इंटरनल एनर्जी देख रहे हो, ये दोनों के दोनों जो है ना वो स्टेट फंक्शन होते हैं। अब बताओ किस पे टिक लगा दूँ, फंस गए बेटा, आप जल्दी बताओ किस पे टिक लगा दूँ। दोनों में से किसी भी टिक लगा दो यार। तो अगर इन दोनों की बात करें तो जो ये आंतरिक ऊर्जा है ना, ये इसका राइट ऑप्शन मान के चलो, डी पे टिक लगा दो बेझिझक। एंथैल्पी भी लगा दो, स्टेट फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक पे टिक लगा दो, लगा दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उष्मागतिकी में किस परिक्रम की परिक्रम असीम रूप से धीरे धीरे होती है और इसमें साम्य स्थितियों की एक श्रृंखला शामिल होती है, और वह है तुम्हारे पास अर्ध स्थितिक परिक्रम। अरे वाह यार बेटा, पेपर आने वाला है, क्वेश्चन मत छोड़ना कोई भी। सभी क्वेश्चन को बड़े प्रेम के साथ, बड़े प्यार के साथ, जैसे फ़ोन पर बात करते हो, इस हिसाब से पढ़ने हैं, समझने हैं बढ़िया करके। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, निम्न में कौन सी क्रिया अपशोषी उष्मा शोषी नहीं है। जो ये मीथेन का दहन देख रहे हो ना, यानी कंबशन ऑफ मीथेन, यही एक ऐसी प्रोसेस है इन चारों में से जो कि उष्मा शोषी नहीं है, ये उष्मा छेपी होती है, इसमें उष्मा उत्पन्न होती है ना, मीथेन का दहन है। अरे यार तुम भी इतनी छोटी छोटी बातें ना समझते हो। समतापीय प्रसार में आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा का मान होगा। अरे भैया, ये हमेशा 0 होता है। वो लोग कितना होता है, हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ये ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूट्रॉन की कमी वाले रेडियो न्यूक्लियोटाइड में किस प्रकार का क्षय होता है। तो पॉजिट्रॉन उत्सर्जन, ये हैगा पॉजिट्रॉन एमिशन इज द राइट ऑप्शन। देखो ये जिनका पेपर है ना, जो इस क्वेश्चन पेपर को दे के आए हैं भाई, लगभग 65 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हैं, और मैं चाहता हूं कि यार आप लोग भी लगभग 75 में से 65 क्वेश्चन करके आएँ पक्का, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो। MJPRU का 11वां पेपर है और MSU वालों का 19वां पेपर है। बेटा पढ़ लो इस लेक्चर को, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आज इस लेक्चर से आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। कल को मुझे बताना कि सर इतने क्वेश्चन जो पढ़ाए थे वो इतने क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन पढ़ रहा है आज किसमें कितना दम है। फटाफट ऐसा कमेंट कर दो। प्रति सेकंड एक विक्टन के रूप में परिभाषित रेडियो धर्मिता का SI मात्रक है वैकुरल। ये वैकुरल फेमस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा शब्द रेडियो रसायन में उन पदार्थों का वर्णन करता है जिसमें रेडियो धर्मिता की कमी होती है। स्टेबल इज द राइट ऑप्शन। व्हाट टर्म डिस्क्राइब सब्सटेंस इन रेडियो केमिस्ट्री दैट लैक रेडियो एक्टिविटी। अरे यार कहीं मैं अंग्रेज तो ना बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण आमतौर पर परमाणु क्षय के दौरान उत्सर्जित नहीं होता। ये डेल्टा जो है ना, ये कभी भी
जब भी कोई रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियो एक्टिव विघटन होगा तो ये डेल्टा कभी उत्पन्न नहीं होता, हमेशा अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें, गामा कण नहीं पढ़ना, गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रेडियम तत्व की खोज किसने की? प्यारे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने बेचारों ने बहुत मेहनत करी है यार। इन्होंने रेडियम पता नहीं कितने टन कोल तार से 1 मिलीग्राम इन्होंने रेडियम प्राप्त करा, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो मेरी क्यूरी इज़ ए राइट ऑप्शन, है ना। तो यहाँ जो माइंड चलता था ना वो मेरी क्यूरी का चलता था, और जो उनके हस्बैंड थे प्यारी क्यूरी, वो सामान को इकट्ठा करते थे, जैसे कि आज के ज़माने में घरों में चलता है ले गुलाम जिसे बोलते हैं, गुलाम वो वाला हिसाब है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, रेडियो धर्मिता की जांच के दौरान अल्फा कणों का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? रेडियो धर्मिता की जांच के दौरान अल्फा कणों का विचार सबसे पहले किसने दिया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। जब रेडियम एलिमेंट की खोज हुई तो सब के सब साइंटिस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज में लग गए। दे भैया यूरेनियम, दे पदार्थ, दे ले पदार्थ, दे पदार्थ फिर ले पदार्थ, सारे के सारे एलिमेंट खोजने में लग गए। लेकिन उन एलिमेंट से जो रेडियो एक्टिव यानी कि विकिरण उत्पन्न होते हैं, रेडिएशन उत्पन्न होते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें बाहर निकलती हैं, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। इधर बैठे थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने सोच लिया, बोले यार इस जो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है इससे जो विघटन हो रहा है इसमें कौन कौन से कण, कौन कौन सी किरणें बाहर निकल रही हैं। खोज कर डाली अल्फा कणों की, बीटा कणों की और गामा किरणों की। और ले इसके लिए 1908 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इतने खतरनाक साइंटिस्ट थे, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे अलग किया, जहाँ सब लोग एलिमेंट की खोज में लगे पड़े थे तो ये उन एलिमेंट से निकलने वाली किरणों के बारे में सोच रहे थे, तो कुछ यूनिक अलग करो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, 1934 में कृत्रिम रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? भैया ये थे आयरीन क्यूरी और एफ जूलियट इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या ये बात बिल्कुल सही है? अबे करके देख लो ना रिएक्शन यार, तुम भी डरो हो, जो डर गया वो अरे कुछ ना होता बेवजह में। एक उत्क्रमणीय समतापी गैस के प्रसार के लिए तंत्र व वातावरण की कुल एंट्रोपी में परिवर्तन हमेशा 1 से कम होता है, लेस देन 1। ठीक है, आप सोच रहे होगे सर आपको कैसे पता? ऐसे ही पता चल जाता है मुझे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किसकी एंट्रोपी अधिकतम होती है? गैस की एंट्रोपी अधिकतम होती है। बर्फ गैस है, कभी नहीं हो सकता। पानी गैस है, कभी नहीं हो सकता। लेकिन जो ये वाष्प है ये गैस है और इसी की एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। अधिकांश बच्चे तो इसमें एंट्रोपी में घूमते रहे, मैं यार क्या बवाल है ये एंट्रोपी, बार बार एंट्रोपी एंट्रोपी है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। स्थिर ताप पर साम्यावस्था में उत्क्रमणीय परिक्रम के लिए डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, हमेशा याद कर लो, यानी कि एंट्रोपी में परिवर्तन इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहीं से एंट्रोपी की परिभाषा निकल के आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कौन सा समीकरण सत्य है? कौन सा समीकरण सत्य है? तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस के टी इंटू डेल्टा एस इज द राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। 20 देखो, त्वरित क्रिया के लिए डेल्टा जी का मान हमेशा 0 से कैसे होता है बेटा? कम होता है। बी पे टिक लगा दो बेझिझक। लेस देन टू 0, अरे है 0 की भी अपनी एक कहानी है, सुनो तो पुरानी है और ना सुनो तो भैया देखो। क्वेश्चन नंबर 21। एंट्रोपी का आयाम है कार्य मल्टीपल, तापमान, ऊर्जा, ऊर्जा गुणा तापमान, कार्य कोई नहीं है इनमें से, क्योंकि एंट्रोपी की जो परिभाषा निकलती है क्यू अपॉन टी से निकलती है। तो जूल प्रति केल्विन हो सकता था या ऊर्जा बटा ताप हो सकता था, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब है ये गलत छाप रखा है इन लोगों ने, भैया ये गलत छाप रखा है। इसका नंबर मिला होगा बच्चों को, जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है। चलिए 22 देख लेते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस के बीच काम करने वाले भी होना चाहिए था। दिल वाले तो हटाई देगा इसमें से। उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता क्या? 25%। 1 माइनस T1 अपॉन T2 वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। कार्नोट साइकिल आती तो 1 माइनस T2 अपॉन T1। उत्क्रमणीय साइकिल है 1 माइनस T1 अपॉन T2। अब T1 27, 300 बटा 400 हो जाएगा। 400 में से 300 घटा दो, 100 बटा 400, 4 से भाग करो एक में, 0.5 समथिंग में आएगा, तो वही 0.25% इज़ अ राइट ऑप्शन। यही है, ए पे टिक लगा दो बेझिझक यार। अरे क्या बात कर रहे हो यार तुम हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। अल्फा 6 के दौरान परमाणु द्रव्यमान संख्या कैसे बदलती है? तो अल्फा 6 मतलब 2He4, तो द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है, ये 4 से घट जाती है। अरे भैया लग जा यार, टिक लग जा, क्यों परेशान कर रही है डिस्प्ले आज। ये 4 से घट जाती है,
ये सैमसंग का टैबलेट है भाई, सब सही बता रहा हूँ, ये बड़ा हैक करता है यार, बहुत ही हैंग करता है। चलिए 24 देखते हैं। 1928 में, अरे बेटे हट जा मेरे लाल, ऐसा करके बस 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 1928 में टनलिंग निर्माण के माध्यम से अल्फा 6 के विचार को किसने हल किया? तो जॉर्ज गैमो। खेल गए गेम, ये नाम आ गया इनका। देखो 25 देखो, अल्फा कणों के साथ एल्युमिनियम की बमबारी के माध्यम से बीटा 6 की खोज किसने करी? फ्रेडरिक और इरेने जूलियट क्यूरी ने। कितना बढ़िया नाम है यार, इतना बढ़िया नाम अगर हमारे एरिया में रखे जाते ना तो सही बता रहा हूँ मज़ा आ जाता। व्हाट इज़ द फेनोमेना कॉल्ड व्हेन अनस्टेबल न्यूक्लियाई अंडरगो न्यूक्लियर डिके? तो यहाँ पे रेडियो धर्मी 6 पे टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 फर्मी के बीटा 6 के सिद्धांत के अनुसार एक शीर्ष पर क्या एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क करता है? हाँ, 4 फर्मियोन इज द राइट ऑप्शन। फटाफट तेजी से देख लेते हैं, समय भी नहीं है इतना। गामा 6 के उपयोग से किस उद्योग को लाभ होता है? तो हमेशा फूड प्रोसेसिंग को लाभ होता है, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण। यानी कि क्वेश्चन हिंदी में पढ़ रहे हो और ऑप्शन इंग्लिश में बता रहे हो सर, खाद्य प्रसंस्करण इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 29, जरा क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छे से। 29, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक अल्फा 6 से गुजरता है? निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक अल्फा 6 से गुजरता है? तो अल्फा 6 समझते हो ना, यूरेनियम 238 का नाम सुना है आपने? हैं, बस यही टिक है, लगा दो बेझिझक इस पे, बेझिझक इसी पे टिक लगा दो। चलिए लगा देते हैं अभी 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 निम्नलिखित में से कौन सा सुनता है? तो यूरेनियम 238 इज द राइट ऑप्शन। ए यहाँ से पकड़ो और इसको ऐसे करो और यहाँ पर यूरेनियम 238 पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा बढ़िया करके, प्यार के साथ अगला क्वेश्चन पढ़ो। ओके 2030 देख लेते हैं, ठीक है। जब किसी गैस को स्थिर आयतन पर गर्म किया जाता है तो तापमान और दाब दोनों हमेशा क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, ये ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। किसी पदार्थ की एंथैल्पी को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? H बराबर E माइनस पी बी है? अरे नहीं यार, H बराबर E प्लस पी बी इज द राइट ऑप्शन, समझ गए। चलिए अब इसमें का एक क्वेश्चन आगे भी दे रखा है अभी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32। समतापी प्रक्रम के दौरान गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंटेनर सबसे बढ़िया है? तांबे का कंटेनर कहाँ पर है इसमें? यह है तांबे का बर्तन इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। निम्न में कौन सा समीकरण बिल्कुल सही है? जो ऊपर है डेल्टा, वहाँ पे H इक्वल टू E प्लस पी बी था, यहाँ पर डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा ए प्लस पी इंटू डी वी लिख सकते थे आप, क्योंकि डेल्टा W बराबर पी इंटू डी वी होता, या पी भी लिख सकते हो W बराबर पी भी होता, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डब्ल्यू इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में कौन सा गहन गुण है? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो तापमान है, बी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। चक्रीय प्रक्रम में हमेशा जो दी गई ऊर्जा होती है वो कार्य के बराबर होती है, तभी तो बोलते हैं उसको साइक्लिक प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। निम्नलिखित में से कौन सा चर किसी भी अभिक्रिया की साम्य स्थिति को प्रभावित करता है? टेम्परेचर, ये ना छोड़ेगा पीछा। ये तो भैया अगर केमिस्ट्री ली है तो ये पीछे ना छोड़ेगा, ये पे टिक लगा दो टेम्परेचर। चलिए 37। कार्नोट प्रेमी की खोज डॉट 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 हुई थी। 1824 में कार्नोट प्रेमी की खोज हुई थी, है ना। चलिए 38 देख लेते हैं। विद्युत रासायनिक सेल में उत्पन्न विद्युत की मात्रा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संबंधित होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मात्रा क्या? फैरेड। और एक फैरेड में 96,500 गुलाम होते हैं, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है ना वो कितनी होती है? 96,500, तो ये होती है 95,487 गुलाम इज द राइट ऑप्शन। सो बी पे टिक लगाओ फैरेड। ओके, अरे यार तुमसे बढ़ के कोई चीज़ है। 39 देखो जरा। अभिकारकों और उत्पादों की साम्य सांद्रता डॉट 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 से प्रभावित नहीं होती। उत्प्रेरक से कभी भी ये प्रभावित नहीं होती। यहाँ पे सी पे टिक लगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एक त्वरित प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन हमेशा धनात्मक होता है। त्वरित प्रक्रम है तो एंट्रोपी परिवर्तन हमेशा क्या होता है? इसका धनात्मक होता है, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो टिक, पॉजिटिव इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो 41। तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता हमेशा घटती है, यानी कि डिग्रीज होती है, ये आपको भी पता है। तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता बढ़ती है यार, हाँ इंक्रीज होती है ना, ये पे टिक लगाओ बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन की चालकता को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहाँ पर है? ये रही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको आप कप्पा से शो करते हो, कप्पा बराबर जी स्टार। अरे वाह। 43 देखते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के लिए विच्छेदन की डिग्री
का मान होगा, विच्छेदन की डिग्री का मान होगा 1 से कम, ओके, या शून्य होगा। 43 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए भाई, 1 से कम ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 विशिष्ट चालकता की इकाई है, विशिष्ट चालकता की इकाई है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, कहाँ पर है, यह हैगा, सी पे टिक लगा दो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तुल्यांकी चालकता तनुता के साथ, तुल्यांकी चालकता तनुता, जितनी आप तनुता बढ़ाओगे तो तुल्यांकी चालकता उतनी क्या होगी, बढ़ेगी, इज ए राइट ऑप्शन, बी पे टिक लगाओ। 46 देखते हैं। सिल्वर आयन की अभिगमनांक संख्या नापने की विधि है हमेशा हिटोट विधि। एक तो मूविंग मेथड होता है, एक मूविंग बाउंड्री मेथड, और एक दूसरी ये होती है हिटोट मेथड, है ना। ये हमेशा अभिगमनांक यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर नापने की दो विधियाँ होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, वो वैद्युत अपभट्टे के लिए धनायन व ऋणायन की अभिगमनांक संख्या का योग है, वो हमेशा कितना होता है, +1 होता है। इस क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट और बड़े छोटे और बड़े मतलब अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। अच्छे का मतलब समझते हो ना, बड़े दमदार और टिकाऊ क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं, और पेपर भी ऐसे ही सेट होना चाहिए। और इससे बढ़िया पेपर MJPRO वालों का आता है, बड़ा शानदार, बड़ा ज़बरदस्त, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 निम्न में से किस पर ओस्टबार्ड तनुता नियम लागू होता है। जो दुर्बल विद्युत अपभट्टे है वो ओस्टबार्ड तनुता के नियम अपने ऊपर अप्लाई कर लेता है। वो अल्लाह मुझ पर ठोक दिया, धम्म से ठोक दिया अल्लाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 49 विद्युत तारों के लिए लागत प्रभावी और उपयोगी है कॉपर के लिए। अब कॉपर इतना महंगा एलिमेंट हो गया, क्योंकि पहले तो सस्ता था लेकिन अब महंगा हो गया। अगर चाह रहे हो, कॉपर की जो वायरिंग होती है वो सबसे बेस्ट वायरिंग होती है, यानी कॉपर इज़ ए गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बोल सकते हो। सिल्वर के बाद दूसरे नंबर पे कॉपर ही आता है, ठीक है, सिल्वर के बाद दूसरे नंबर पे कॉपर ही आता है, ज़्यादातर कॉपर के वायर ही चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 देखो जरा बेटे, बढ़िया करें, क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत अपघटनी चालक की श्रेणी से संबंधित है जो शुद्ध अवस्था में विद्युत अपघटनी रूप से संचालित होता है, और वह है तुम्हारे पास सोडियम क्लोराइड। 50 का सी नंबर अजर राइट ऑप्शन, लगा दो बेझिझक, ये मत देखो कि कौन सा है, बस लगा दो। चलिए 51 देखते हैं। डिवाई हकल ओन सागर समीकरण प्रबल विद्युत अपभट्टे के लिए ... में दिया गया था, हमेशा 1923 में दी गई थी। ये बात बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल सही है, याद कर लो ठीक से। डिवाई हकल ओन सागर इक्वेशन, ये पेपर में फंसेगी। ओस्टबार्ड का तनुता नियम पेपर में फंसेगा। 2 क्वेश्चन कंफर्म हो गए, लिख लो, याद कर लो मेरी बात को। चलिए 52 देखते हैं। हिटोर उपकरण में एनोड के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। हिटोर मेथड के लिए वो क्या था, सिल्वर का, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। विद्युत अपभट्टे के वियोजन का सिद्धांत किसने दिया था। आर्हीनियस का नाम आपने सुना होगा, बी पे टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहलाता है, बी पे टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 रटने वाला क्वेश्चन है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को pH बराबर 3 के बिलियन में 25 डिग्री सेल्सियस पर डुबाया जाए तो इलेक्ट्रोड का विभव है -0.177 वोल्ट, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 56 एक विद्युत रासायनिक सेल में जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। चलिए 57 देखते हैं। किस सेल में रासायनिक अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलती है। वो है फ्यूल सेल, इज अ राइट ऑप्शन। फ्यूल सेल तो आपने पढ़ रखा है, ईंधन सेल जिसको आप हिंदी में कहते हो, ना पढ़ रखा। अरे यार, अरे भैया, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में इस फ्यूल सेल का यूज़ किया गया था, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वगैरह का यूज़ किया जाता है। पढ़ के देखना, बड़ा मजा आएगा फ्यूल सेल को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 58। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के ऑक्सीकरण विभव इतने हैं, तो मैग्नीशियम हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर ही होता है, तो वो एल्युमिनियम को प्रतिस्थापित कर देगा, बी पे टिक लगा दो। बहुत सिंपल सा पेपर बना हुआ है भाई। pH स्केल को ... में प्रस्तावित किया गया था, तो pH स्केल 1909 में प्रस्तावित की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल की सापेक्ष सामर्थ्य को इंगित करता है। ये हमेशा आयनन स्थिरांक जो होता है वो अम्ल की सापेक्ष सामर्थ्य को दर्शाता है, ऑलवेज याद कर लो ठीक से। चलिए 61 देखते हैं। दर नियम में सांद्रता की घातों का योग कहा जाता है हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की कोटि। चलिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। 62 देख लेते हैं, फटाफट तेजी से होने वाले हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। गैल्वेनी सेल। और यहाँ पर गैल्वेनी सेल के 2 क्वेश्चन आ गए हैं, ये समझ गए। विद्युत रासायनिक सेल, वोल्टीय सेल, गैल्वेनिक सेल,
सीसा संचायक सेल, डेनियल सेल, अबे ये सब एक ही होते हैं, ठीक है, समझ गए। ये हमेशा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। 63 देख लेते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव का उपयोग पदार्थों की सापेक्ष प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ऑक्सीकरण या अपचयन। कोई भी इसमें न्यूमेरिकल नहीं दिया गया, वरना बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें कम से कम 20 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं पीएच वाले, और पीएच से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं किसी किसी पेपर में, तो सारे क्वेश्चन पीएच के रख दें उठा के। 64 देखो, गैल्वेनिक सेल का सबसे सामान्य उदाहरण है डेनियल सेल, इज द राइट ऑप्शन। गैल्वेनिक सेल की पूरी क्रियाविधि इस डेनियल सेल पर आधारित होती है। 65 देखते हैं। पीएच में परिवर्तन का विरोध करने के लिए बफर विभव ... को कहा जाता है बफर कैपेसिटी, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। नर्नस्ट समीकरण का एक गणितीय मॉडल ... द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वाल्थर हर्बर नर्नस्ट, इज द राइट ऑप्शन। चलिए 67 देख लेते हैं। किस प्रकार के पदार्थ मुख्यतः स्फुरदीप्ति प्रदर्शित करते हैं? तो ठोस प्रकार के पदार्थ जो होते हैं ना, वो हमेशा स्फुरदीप्ति प्रदर्शित करता है, यानी कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68। एक इलेक्ट्रॉन के उत्तेजित होने के बाद ऊर्जा के अपव्यय का पहला चरण क्या है? ऊर्जा के अपव्यय का पहला चरण क्या है? बिल्कुल सही है, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, यानी कि कंपनिक श्रांति, इज अ राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो 69। किस प्राकृतिक प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ऑक्सीजन में परिवर्तित करना शामिल है? प्रकाश संश्लेषण, इज अ राइट ऑप्शन, यानी कि फोटोसिंथेसिस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70। चलिए देखो क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में अवशोषित फोटोनों की ऊर्जा को दर्शाने के लिए आमतौर पर किस इकाई का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक कौन होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या ये बात आपको पहले से पता थी? हाँ यार, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये पता नहीं होगी तो फिर क्या पता होगा? यहाँ पे सी पे टिक लगा दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक परिवर्तन प्रेरित करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? हमेशा फोटोन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अच्छा, फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? E बराबर hν या E बराबर Sc/λ। ये किसका फॉर्मूला होता है? फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी छोटा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आरंभ करती है? तो फोटोन ऊर्जा जब किसी अभिक्रिया पे प्रकाश पड़ता है तो अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, उन्हीं को आप प्रकाशीय अभिक्रियाएं तो कहते हो, यानी कि उष्मीय अभिक्रियाएं कहते हो, ऐसे मान लो। चलिए 73। किस नियम को प्रकाश रसायन का प्रथम नियम भी कहा जाता है? ग्रोथर्स ड्रेपर नियम। ये पेपर में आएगा, इस साल भी आपके एग्जाम पेपर में आएगा, आप देख लेना। ग्रोथर्स ड्रेपर नियम से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलेगा बड़े प्यार के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। जैव लॉन्स्की का भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेगा। जैव लॉन्स्की आरेख में कौन सी धुरी ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है? हमेशा वर्टिकल एक्सिस जो होती है वो प्रदर्शित करती है। 75 क्वेश्चन पढ़ लें आप लोग बढ़िया करके। ठीक है सर, पढ़ लेते हैं अभी। कौन सा शब्द प्रकाश अवशोषण के बाद होने वाले किसी विशेष प्रक्रिया की संभावना का वर्णन करता है? क्वांटम लब्धि, ऊर्जा रूपांतरण, फोटोन प्रायिकता या फिर उत्तेजित प्रायिकता? तो 75 का ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाओ, क्वांटम यील्ड इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76। जैव लॉन्स्की आरेख का नाम किसी रूसी भौतिक विज्ञानों के नाम पर रखा गया? जैव लॉन्स्की आरेख का नाम किसी रूसी भौतिक विज्ञानों के नाम पर रखा गया है, वो है अलेक्जेंडर जैव लॉन्स्की, इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77। दबाव, रंजकों और रसायनों का पता लगाने में प्रतिदीप्ति तकनीक से किस क्षेत्र को लाभ होता है? फोरेंसिक विज्ञान या फिर फार्माकोलॉजी? इन दोनों में से कोई एक राइट ऑप्शन है। जल्दी बताओ बेटा, कौन सा राइट ऑप्शन है? फटाफट तेजी से हैं। तो फोरेंसिक विज्ञान यही राइट ऑप्शन है, आगे मत देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग मुख्य रूप से स्फुरदीप्ति का कारण बनता है? वो हमेशा पराबैंगनी और दृश्य, मतलब अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल, इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपने बताए हमें। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी विज्ञान के मुख्य घटक के लिए शब्द क्या है? विज्ञान थोड़ी ना बिलियन के लिए,
अब बिलियन के दो अवयव होते हैं, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। तो यहाँ पर जो सबसे मोस्टली इम्पोर्टेंट वो है ना ऑप्शन, वो बी पे टिक लगा दो, विलायक है तो बिलेवी, लेकिन मुख्य अवयव जो है वो विलायक होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80। चलिए आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन से या राउल के नियम से 3 या 4 क्वेश्चन आपके आने आने तय है बिल्कुल। जब भी आपका सॉल्यूशन चैप्टर जो है आपकी बुक में, उससे विलयन यानी कि राउल का नियम से 3 या 4 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो आदर्श विलयन से पूछे या फिर अनादर्श विलयन से पूछे, किसी से ही पूछे। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का विलयन राउल के नियम से विचलित होता है? राउल के नियम से विचलित होता है वो होता है अनादर्श विलयन, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए एक आदर्श विलयन में मिश्रण की एंथैल्पी क्या होती है? तो डेल्टा एच मिश्रण इक्वल टू 0 यानी कि शून्य होती है। आदर्श विलयन में एंथैल्पी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, बॉन्डिंग में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि अट्रैक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विलयन राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन का उदाहरण है? तो एल्कोहल में अगर आप जल मिला दोगे ना, एल्कोहल में अगर आप जल मिला दोगे तो राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन बन जाएगा। और अगर जल में आपने कोई भी एसिड मिला दिया तो राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन बन जाएगा। तो यहाँ पर आप टिक लगा दो, एथेनॉल प्लस जल इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 83। जैविक तंत्र में परासरण की क्या भूमिका है? ए पे टिक लगा दो, पोषक तत्वों का परिवहन और अपशिष्ट उत्पादों को निकालना, है ना। 84 क्वेश्चन पढ़ो जरा प्यार के साथ में। तनु विलयन आमतौर पर किस प्रकार का गुण प्रदर्शित करते हैं? एक हो गया हमारा आदर्श विलयन के समान, यानी कि आइडियल बिहेवियर शो करते हैं ये, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। अणुसंकेत शब्द का क्या अर्थ है? हमेशा बाउंड टुगेदर यानी कि एक साथ बंधे हुए, ये किसका अर्थ है? अणुसंकेत शब्द का अर्थ है ऑलवेज। चलो अगला क्वेश्चन देखो 86। किसी द्रव या विलयन के बास दाब को मापने के लिए किस विधि में मैनोमीटर का उपयोग शामिल है? तो मैनोमेट्रिक विधि होनी चाहिए। अरे यार ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तभी तो बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनका ऑप्शन आपको पढ़ते पढ़ते ना राइट ऑप्शन अपने माइंड में आ जाएगा खुद ब खुद। जैसे मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो मैनोमीटर विधि से इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 87। पिघले हुए कपूर में घुलनशील विलेय के आणविक भार के निर्धारण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? रास्ट की कैम्पर विधि का यूज़ किया जाता है, रास्ट की कैम्पर मेथड। चलो क्वेश्चन नंबर 88 देखो। विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के बीच अंतर को बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कहाँ पर है ये है क्वथनांक का उन्नयन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89। किस विधि में परासरण को रोकने के लिए विलयन पर बाहरी दाब लगाया जाता है? हमेशा वर्कले हार्डले मेथड पढ़ रखा आपने, बी पे टिक लगा दो, सिंपल सी बात है। 1888 में अवशोषण शब्द किसने दिया? हेनरिक कैंसर ने दिया। हेनरिक केसर ने अवशोषण शब्द दिया 1881 में। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 91। अभी इसमें वो नहीं पूछे गए हैं यार, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी और लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी, उनसे भी 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिशोषण का एक उदाहरण है? वो हमेशा चारकोल इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 92। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अधिशोषण में शामिल नहीं है? तो केवल घुली हुई अवस्था में ठोस, ये अधिशोषण में शामिल नहीं होता। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भौतिक अधिशोषण के माध्यम से नारियल चारकोल पर अधिशोषित कर लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 94। लैंग मोहर अधिशोषण समतापीय वर्ग अवधारणा किसने दी? लैंगम्यूर ने दी। बी पे आप टिक लगा दो। ये लैंगम्यूर ऐसा वर्ड है ना जो बोलने में भी अलग लगता है और पढ़ने में भी अलग लगता है, और हर एक बुक में अलग अलग टाइप से लिखा हुआ होता है। आप उठा के देख लो, कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, कोई सी भी बुक उठा के देख लो, लैंगम्यूर अलग तरीके से लिखा हुआ होगा हिंदी में, बाकी इंग्लिश में जो है सेम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 95। लैंगम्यूर की अवधारणाओं के अनुसार प्रत्येक अधिशोषण साइट कितने अणुओं को सोख सकता है? तो एक अणुओं को सूख सकता है बस। 96 देखो, ब्राउनी गति की खोज किस वर्ष हुई थी? 1827 में ब्राउनी गति की खोज हुई थी। 97 देख लेते हैं। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के रूप में जाना जाता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के रूप में जाना जाता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन टिंडल इफेक्ट के बारे में लगा दो, टिंडल इफेक्ट इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए
98 देखते हैं, टिंडल प्रभाव की खोज किस वर्ष हुई थी? 1869 में टिंडल इफेक्ट की जो है खोज हुई थी, हमेशा याद कर लो ठीक से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 99, डोनन झिल्ली साम्य सिद्धांत का उपयोग दबावों के को बढ़ाने के लिए किया जाता है, हमेशा बढ़ाने के लिए किया जाता है, ए पे टिक लगाओ, अवशोषण बढ़ाने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए 1869 में टिंडल प्रभाव को पहली बार देखने का श्रेय किस भौतिक विज्ञानी को दिया जाता है? जॉन टिंडल को दिया जाता है ना। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन मैंने आज इस लेक्चर में करवा दिए हैं। आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, और मैंने ये भी बता दिया कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन फंसने वाला। तो बेस्ट तैयारी करो, अच्छे नंबर लेकर आओ और अच्छे नंबरों से पास हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।